तो हमारे पास भारत में इतने प्रकार का खाना है, हमें जरूरत ही नहीं है सेरेलैक पे जाने की। वी हैव सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर क्षितिज बंसल फ्रॉम कानपुर, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। स्पेशली आज आप माओ और आपके बच्चों के लिए हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर क्षितिज बंसल से और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं बेसिकली बच्चों के लिए, तो बच्चों से रिलेटेड सवाल हम बाद में पूछेंगे। पहले आपसे पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड? इस फील्ड में आप क्यों आए? इसका मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर देता हूँ। मैंने फील्ड क्यों चुनी। अभी आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी बोलते हो, अटक गई थी। जैसे आप अटकी थी, वैसे बहुत सारे लोग अटके हुए थे इस ब्रांच पे कि हमें ये नहीं करना है, बिकॉज ये बड़ी एक अनइंटरेस्टिंग सी ब्रांच थी विद नॉट सो गुड फीडबैक फ्रॉम पेशेंट्स की बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट्स नहीं देखने मिलते थे। एंड इट इज ईजियर कि हम कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं मरीजों को कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, या बच्चा ये मंदबुद्धि रहेगा। हालांकि ये टर्म अब यूज नहीं किया जाता, बट कि बच्चा मंदबुद्धि रहेगा, इसमें सुधार नहीं आना है। इजी रहता है ना कह के वापस भेज देना, बट उसके बाद उस पेरेंट पे क्या गुजरती है, या वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचता है, इस बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं सोच पाते थे। वहीं से बच्चों के डिसऑर्डर्स के लिए, लाइक एपिलेप्सी, क्योंकि बच्चे एडल्ट्स नहीं होते ना, वो यंग एडल्ट्स होते हैं ना, उनमें आधी गोली वाला कंसेप्ट चलता है। सो ये ब्रांच वहां से इवॉल्व हुई और मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज कोई ये नहीं कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था 10 years बैक। सो देवर हैंडफुल ऑफ अस इन द एंटायर कंट्री। हम बहुत ही कम लोग थे पूरे भारत में मिला के। एंड अब तो खैर अवेयरनेस हैज इम्प्रूव्ड, बट तब ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे एक हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका लगा कि मैं इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वहां से मैंने डिसाइड किया एंड देन आई गॉट ट्रेन फॉर 2 years इन केरला एंड रेस्ट इज गोइंग गुड। बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प भी कर पा रहा हूँ। आई हैव चेंज्ड लॉट ऑफ लाइव्स। तो अच्छा लगता है मुझे। दैट्स वेरी गुड। बच्चों से पहले हम माओ पे आते हैं, क्योंकि बच्चा तो दुनिया में बाद में आता है, पहले माँ ध्यान रखती है। तो एज अ मदर हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या उनके जो सिम्टम्स होते हैं या कुछ इफेक्ट्स, उनको हम जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे क्योर कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चा जब पेट में आता है, प्रेगनेंसी इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जब अगर आप कई चीजों का ध्यान रखें तो आगे आने वाली प्रॉब्लम से आप बचते हो। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रेगनेंसी में रियली रिकमेंड खुद को खुद से ट्रीट ना करें, अपना डॉक्टर स्वयं ना बने, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें ताकि वो आपको होने वाली समस्याएं बता सकें, टाइमली उनका ट्रीटमेंट कर सकें। कुछ चीजें जो कॉमनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करती हैं, उनमें सबसे कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में फीवर आना। तो उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें, अगर वो सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम ही क्यों ना हो। प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें। और सप्लीमेंट्स, B12, फोलिक एसिड, कई सारे सप्लीमेंट्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको रिकमेंड करते हैं, उनको जरूर लें। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या अन्य बीमारियों से हम इजीली बच सकते हैं बहुत आसानी से। और साथ ही जो लोग कॉमनली छोड़ देते हैं एंटीनेटल स्कैन्स कराना, उनका ध्यान अवश्य दें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो आपको टाइमली पता लग जाए। एडवांस फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो कि बच्चे पे फोकस्ड होता है कि बच्चा जो आपके पेट में है वो कैसा ग्रो कर रहा है। उनका पैरामीटर्स लिया जाता है, नॉर्मल से कोरिलेट किया जाता है। तो लोग कराते नहीं हैं। लोगों को रिकमेंड करते हैं बट दे डोंट गेट इट डन। वो कराते नहीं है क्योंकि उनको लगता है इसका यूज नहीं है, क्या हो जाएगा। बट देन जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम सोचते हैं कि काश हमने करा लिया होता। तो अपने गायनेक पे हमेशा विश्वास रखें, जो वो एडवाइस करें उसको जरूर करें। दूसरा, इसी के कंटिन्यूएशन में आता है डिलीवरी के समय पे किन बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे जो देखने को मिलती हैं वो डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की मिलती हैं। तो सबसे कॉमन, बच्चा रोया नहीं। क्यों नहीं रोया? गंदा पानी पी लिया, लेबर पेन लंबा चल गया, दाई से मिसहैंडलिंग हो गई, या एक ऐसी जगह पहुंच गए थे अस्पताल में जहां किसी प्रकार की बच्चे को रिससिटेट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को बताना चाहूंगा, प्लीज डॉक्टर तो आपने केयरफुली चूज कर लिया। जहां आप डिलीवरी करा रहे हैं, घर पे कराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। आप में से कई लोगों को ये भी सुनने को मिलेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कि हमारा तो घर में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, बट समय बदल गया है, हम क्यों रिस्क लें। जेन्युइन थिंग कि हम रिस्क क्यों लें। बिल्कुल। डिलीवरी के समय होने वाली सभी कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक पीडियाट्रिशियन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें, क्योंकि किसी को नहीं पता किस समय क्या प्रॉब्लम डेवलप होगी। तो इट इज अवर जॉब कि हम एक पीडियाट्रिशियन को जरूर रखें वहां पे।
और एक वेल इक्विप्ड एनआईसीयू होना चाहिए जहाँ पे भी डिलीवरी हो रही है, ताकि कुछ दुर्घटना घटने की संभावना में ये ना हो बच्चे को कहीं आपको शिफ्ट करके कीमती, जो बहुत ही कीमती शुरुआती समय होता है वो वेस्ट हो। ना रोने से दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, और उसमें कॉमनली जो आप एक शब्द सुनते हैं सीपी चाइल्ड, वहां से उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो अगर हम यही प्रॉब्लम रूल आउट कर लें कि एक पीडियाट्रिशियन उपलब्ध है, कि कुछ दिक्कत हुई तो उसने तुरंत हैंडल कर लिया, तो बहुत सारे बच्चों को इस मुसीबत से बचाया जा सकता है। आपने अभी टर्म यूज किया सीपी। यस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सीपी मीन सेरेब्रल पॉल्सी। ये एक काफी समय से एक आम पब्लिक नॉलेज वाला शब्द है, मैंने इस शब्द को इसलिए यूज किया, यूजुअली हम इसे स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी नाम से जानते हैं। पॉलिसी मींस एनीथिंग जो काम नहीं कर रही है ठीक से। सेरेब्रल मींस ब्रेन, तो जिनका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, वी कॉल दैट सेरेब्रल पॉलिसी। तो ब्रेन का जो सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है जब नाल कटी और बच्चा रोया, से डायरेक्ट ऑक्सीजन जाती है, वो ध्यान अगर हमने रख लिया तो हम इस मेजर प्रॉब्लम से इजीली बच सकते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़े बड़े बच्चों पे, मींस 2 to 3 इयर्स पे। बेसिकली हम सेरेलैक फीड कराते हैं। सेरेलैक फीड कराते हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं बहुत ही कॉमनली ओपीडी में ये सवाल सुनता हूँ कि हमें क्या खिलाना है, और आप तो 2 से 3 साल पे पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है 7 to 8 months ऑफ एज पे। हाँ। कि क्या खिला रहे हैं आप? हम सेरेलैक खिला रहे हैं। आप क्यों सेरेलैक देना चाहते हैं? Why do you think it is healthy? It is not healthy. It has sugar. आपने भी न्यूज भी पढ़ी होगी कि इन यूरोपियन यूनियन देयर वर लॉट ऑफ ट्रबल विद नेस्ले, उनके कुछ प्रोडक्ट्स को नोटिस दिया गया है, बैन किया गया था। देन इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन इज टेकिंग एक्शंस कि उसका शुगर कंटेंट हायर है, एंड ये भी पाया गया कि जो बड़ी कंपनीज यूरोपियन मार्केट या वेस्टर्न मार्केट में सप्लाई करते हैं, हमारे पास उससे इंफीरियर प्रोडक्ट आता है विद डिफरेंट मार्जिन ऑफ शुगर एंड अदर कंटेंट, जो कि ऑब्वियसली बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। आप क्यों अपने बच्चे को बचपन से मीठा खिलाने की आदत डालना चाहते हैं? फिर वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है वो कुछ और नहीं खाना चाहता। तो ये प्रॉब्लम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको बाद में हम भुगतते हैं। तो हमारे पास भारत में इतने प्रकार का खाना है, हमें जरूरत ही नहीं है सेरेलैक पे जाने। सेरेलैक, यस, वी हैव सो मच फूड। मींस ये एक सप्लीमेंट, क्या इसको एक ऑप्शन में ही नहीं रखना चाहिए? इसको ऑप्शन में ही नहीं रखना चाहिए। इट इज नॉट इवन एन ऑप्शन। क्यों खिलाना है हमें? क्योंकि कहीं ना कहीं वो शुगर इंटेक रेगुलरली बच्चे को ज्यादा, आप वो टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हो, बच्चे को शुगर मीठा खाने की आदत होती है, उसे लगता है दुनिया का हर खाना मीठा ही होना चाहिए, एंड देन दे डोंट मूव ऑन टू डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फूड, कि दूसरे फूड की फीलिंग कैसी है, दूसरे फूड का स्वाद कैसा है, दूसरे फूड में नमक भी होता है या नमकीन भी होता है, तमाम तरीके के खाने होते हैं। फिर 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तब सुनते हो ये सब्जी नहीं खाता, ये कुछ खाता है तो निकाल देता है, इसे तो सिर्फ यही पसंद है। तो वो हम ये ध्यान नहीं देते कि ये बीज हमारा ही बोया हुआ है, जिसका खराब फल अब हम काट रहे हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। लाइफ टाइम तो मैं नहीं कहूंगा, ग्रोथ ईयर्स होते हैं हमारे, वो खराब, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं जाता, खराब होता है। अब मोटापे की समस्या जो आप सुनते हैं बहुत कॉमनली आ रही है इस समय, ये सब मीठा जो हम अर्ली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका बच्चा बहुत वीक था, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, सुन के तो मुझे आई डोंट नो व्हाट टू से। ही सेड कि बच्चा मेरा कमजोर था, तो उन्होंने उसको पानी भी चीनी मिला के पिलाना शुरू कर दिया था 3 times a day। उसको उन्होंने पिछले 6 महीने से बिना चीनी का पानी ही नहीं दिया था। डेफिनेटली उस बच्चे का वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया, बट देन ही डेवलप्ड हार्मोनल प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याएं उसको शुरू हुई, बहुत ओबेसिटी हो गई। तो आई डोंट नो उनको सलाह किसने दी और उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट अब वो बच्चा प्रॉब्लम ये लेके आए थे कि बिना चीनी का पानी पीता ही नहीं है, क्योंकि उसने उस टेस्ट से ही खुद को पानी को आइडेंटिफाई कर दिया कि पानी मीठा ही होना चाहिए। नहीं तो पानी का कोई टेस्ट वैसे नहीं होता, तो एग्जैक्टली। सो मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज नहीं खिलाएं कि आपको बाद में उसको हटाने के लिए मेहनत करनी पड़े। बिल्कुल। अब जैसे हम 4 to 5 इयर्स अबव एज की बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल वर्ड होता है, आजकल बहुत कॉमन है, स्क्रीन टाइम, राइट? मींस मैं भी एक मॉम हूँ, बहुत कोशिश करते हैं कि सेल फोन से बच्चों को दूर रखें, बट वो जो बच्चों में एक हैबिट है, उस वजह से बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कई बार। तो इसके लिए जैसे आप क्या कि बहुत इजीएस्ट वे में हम बच्चों को दूर रखें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सारे वो क्वेश्चन पूछ रही हैं जो मैं हैंडल करता हूँ। थैंक यू। आपने एक 5 साल की एज का बच्चा लिया, ये प्रॉब्लम आई एम नॉट सेइंग आपने, बट हम इंट्रोड्यूस करते हैं 1.5 साल पे। खा रहा है तो टीवी चला दिया, खिलाना है कुछ तो हमने फोन चला के दिखा दिया, अच्छा देखो देखो तुम ये फोन या टैब देखो, और माँ पीछे से खिला रही है धीरे धीरे। प्रॉब्लम हमने ही इंट्रोड्यूस करी, हमने उसके दिमाग में नोशन दिया कि खाना मतलब स्क्रीन टाइम। अभी वो 5 साल का हो गया तो आपको ये आदत चेंज करनी है, आपने डाली ही क्यों? आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो उस समय, बट एक बिजी लाइफ है,
सभी के पास बहुत सारा काम है, लोग ओवरबर्डन्ड भी हैं और जल्दी भी करना है, एंड बच्चे भी अब काफी डिमांडिंग है. सो व्हाट I would request you is under 5, please do not go for any screen time for any work at all. चाहे खाना खिलाना हो, बच्चा रो रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, अवॉइड करें. हाँ, क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो क्या बच्चे को रूम से बाहर निकालें? नहीं. एज अप्रोप्रिएट, मेक श्योर आप जो देख रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट है, और टीवी पे देखें, उसे टैब और फोन इंट्रोड्यूस प्लीज मत करिए. बच्चा अगर जबरदस्ती उठाता है तो अपने फोन पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखिए. पैटर्न सभी बच्चे संभाल लेते हैं आजकल. 5 साल का बच्चा भी आपका पैटर्न कॉपी करना जानता है. Easily वो easily, yes. Easily means so use your finger कि हाँ इस पे जा रहा है, exactly. पे तो ऐसे खुलेगा. So use your fingerprint. So आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी. बच्चे के लिए एक्टिविटीज शुरू से इकट्ठी करके रखें. इंट्रोड्यूस हिम टू और हर टू पेंटिंग एंड पेपर आर्ट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो बच्चे के लिए. बट चूंकि हम नहीं कर पाते हैं बिजी होने की वजह से, तो हमें एक फोन बहुत ही ईजी वे लगती है देने की. फिर वही अगेन सेरेलेक की तरह बाद में मुसीबत बनता है, फिर हम उसे हटाना चाहते हैं कि आप फोन बहुत ज्यादा देखते हो. तीसरा, कोशिश ये करें जब घर में घुसे तो खुद भी फोन ना देखें. हमें अपना स्क्रीन अवॉइड हो नहीं पाता है. काम के लिए देख सकते हैं, बट कई बार हम लोग खुद ही लेटे लेटे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स सब कुछ देखते रहते हैं ना फोन पे. तो हमें खुद भी चेंजेस कुछ तो करने पड़ेंगे. चैरिटी बिगिंस एट होम. तो पहले हम इम्प्रूव करेंगे अपनी आदत, देन बच्चे को भी हम चीजें सिखा पाएंगे. केस जो मतलब फोन रिलेटेड बच्चों को एक्चुअली मींस इफेक्ट किया है ब्रेन पे, क्योंकि मैंने मतलब सोशल मीडिया आजकल हर कोई देखता है, तो देखे हैं कि बच्चे बहुत मींस सीवियर क्या बोले, एक सिम्टम हो जाता है कि बच्चे एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, या दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर और रो रहे हैं फोन के लिए, या किसी का तो मेंटल लॉस भी हो जाता है इसको लेके. तो इज इट लाइक समथिंग रियली होता है ये? मेंटल लॉस वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, बट फोन देखने से आती है हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, चिड़चिड़ापन इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपको लगता है फोन में आपको कोई कंटेंट नहीं पसंद है, यू जस्ट स्वाइप इट ऑफ. बट रियल लाइफ में चीजें स्वाइप नहीं होती. यू हैव टू फेस थिंग्स. तो बच्चे के मन का कुछ नहीं आया यूट्यूब पे या किसी चीज को, उसने स्वाइप कर दिया, बट आपसे उसने कुछ कहा, आपने मना किया कि नहीं वी कैन नॉट डू दिस, वी कांट स्वाइप इट. वो आपको स्वाइप ऑफ नहीं कर पा रहा है, या सिचुएशन या सिनेरियो चेंज नहीं हो पा रहा है. यस, उसके दिमाग में है कि जिंदगी में सब स्वाइप हो सकता है, बट होता कुछ नहीं है सिवाय फोन के स्वाइप. तो वहां पे वो चिड़चिड़ापन आता है, इनएबिलिटी टू गेट अ रियलिटी चेक, कि ये रियल लाइफ नहीं है कि मैंने कुछ चाहा तो वो तुरंत होगा. इसीलिए एडवाइस किया, अगर दिखाना ही पड़ रहा है तो गो फॉर टीवी. एटलीस्ट दैट स्वाइपिंग थिंग इज नॉट देयर. वो टीवी में स्वाइपिंग नहीं चलती. तो ये चीज बच्चे को समझने आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि रियल लाइफ एंड मोबाइल इज डिफरेंट. आप मर्जी से स्वाइप नहीं कर सकते. बट आजकल टीवी भी स्मार्ट आ गई. किड्स आर लाइक too much way easier, like जो पहले टीवी होता था चल रहा है एक चैनल. See, it is easy to say बच्चे को फोन मत दिखाओ, टीवी मत दिखाओ, बच्चा करे क्या? So you need to find lot of activities. डांस मैंने बताया, आर्ट, पेपर एक्टिविटी, कार्डबोर्ड गेम्स पहले खेलते थे ना, लूडो से लेके बहुत कुछ घर में चलता था. अभी मोनोपोली आता है, कैरम खेलते थे, अभी कुछ होता ही नहीं है. So आप you find out things for your kid to do, तो होगा. अभी आप किसी ऐसी जगह पहुंचिए जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ना आता हो, आपका बच्चा वहां भी सरवाइव करेगा और आप भी करोगे उसके ही साथ. तो थोड़ा सा ये भी हम इमेजिन घर पे कर सकते हैं कि मे बी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, कुछ देर के लिए. वर्क रिलेटेड है कि आपको फोन हमेशा ऑन रखना है, तो ठीक है, सेट सम बाउंड्रीज कि हम फोन उठाएंगे, हम फोन यूज करेंगे, बट विल नॉट वॉच वीडियोस ऑन फोन. ये नहीं कि तुम नहीं देखोगे बट हम देखेंगे. सो दिस विल नॉट वर्क. एग्जैक्टली. एक नॉर्मल क्वेश्चन मेरा खुद का है ये, कि अभी कुछ केसेस सुन रहे थे, नॉट इवन किड्स, बड़े बच्चे भी, जैसे अब की गेमिंग आजकल बहुत ज्यादा मतलब एक इट इज लाइक ऑन बूम, कि बच्चे गेमिंग में बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं, या हम वर्ड यूज करें कि गेमिंग इज एक पैशन सा बनता जा रहा है उनके लिए. उसके लिए दे आर मतलब कुछ केसेस बोलना नहीं चाहिए, बट अपने पेरेंट्स के साथ भी दे आर डूइंग सम अनइवन एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ गेमिंग. पबजी एक ऐसा हो गया जो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो बैन भी नहीं होते हैं. तो उससे मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा ये करता है, मतलब बच्चा क्या बड़ा ही बोलूंगी मैं, अगर बाबा 15 या 16 इयर्स कर रहा है, तो ये क्या ऐसा इफेक्ट होता है? गेमिंग का जो एडिक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ क्विक रिवॉर्ड. क्विक रिवॉर्ड, आपने कोई एक्टिविटी करी, तुरंत आपको रिवॉर्ड मिल रहा है विद इन मिनट्स कि आप जीते हारे क्या हुआ रिजल्ट. आपको एग्जाम देते हो, यू हैव टू वेट पेशेंटली, यू हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. गेमिंग में क्या है, आपने गेम खेला, विद इन 30 सेकंड्स यू आर गिवन अ रिवॉर्ड कि आप जीत गए, यू वन, एंड देयर इज अ ट्रॉफी दैट कम्स एंड स्पार्कलिंग स्क्रीन पे आता है. सेम चीज हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं जीते मान लीजिए, यू कैन रिप्ले इट,
बट क्या असल जिंदगी में ये होता है? आपने इम्तहान दिया, आप पास नहीं हुए, एक तो रिजल्ट आने में टेक्स टाइम, दूसरा एग्जाम तो अगले साल ही आता है ना. इट इज नॉट एवरी 30 सेकंड्स दैट यू कैन रीप्ले. सो वो एक एडिक्शन देता है, बिकॉज एक ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग उससे आती है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और आप तब तक खेलते रहते हो जब तक आप नहीं जीतते. इवेंचुअली यू विन, एंड फिर आप उसको बार बार खेलना चाहते हो, लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं. वो एक रियल लाइफ सिमुलेशन है एक तरीके का, बट इट इज वेरी क्विक. सो इट मेक्स यू फील लाइक यू आर प्रोग्रेसिंग इन समथिंग, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है. दूसरा, अनवांटेड ऑनलाइन कंटेंट हमें इसमें बहुत मिलता है, या ऑनलाइन उन व्यक्तियों से हमारी मुलाकात होती है जिनसे हमें आइडियली दूर रहना चाहिए. आपने ऑनलाइन प्रेडेटर्स या ये सब भी सुना होगा, जो बच्चों को फंसा के ऑनलाइन पेमेंट्स करा लेते हैं. आप बहुत बार न्यूज में पढ़ते होगे 3 लाख का पेमेंट माँ बाप के कार्ड कनेक्टेड था उससे कर दिया. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये बच्चों की साइकी पे बहुत इफेक्ट डालते हैं. अगेन बहुत ही ज्यादा एग्रेशन इससे आता है. ये जो एक गेम है, आई डोंट नो द नेम, उसमें शूटिंग करनी होती है, एनिमी को टारगेट करके मारना होता है. आई थिंक बैटल ग्राउंड और समथिंग, आई डोंट नो द नेम. मैंने देखा है कई बार बच्चे उसको खेल रहे होते हैं फोन पे. ओपीडी में भी वेट करते हो, मैं देखता हूँ बच्चा कमरे में आता है, टैब पे गेम चल रहा होता है, उंगली चल रही होती है, एक शूटिंग. तो आपको क्या लगता है जब आप इस तरीके के गेम से 6 साल के बच्चे को देते हो जिसमें उसको सामने वाले को मारना है जीतने के लिए, आप क्या मैसेज दे रहे हो? Obviously it's a wrong message. It's a very wrong message. माइंडसेट ही बच्चे का कि हमें मारना है. हमें मारना है. अब आपने ये 5-6 साल के बच्चे से भर के दिमाग में फीड कर दिया, बाय द टाइम वो बच्चा बड़ा होगा वो तो रूथलेस हो चुका होगा. तो फिर एक्चुअली उसके हाथ में कभी गन आएगी तो आपके हिसाब से वो क्या करेगा? दिस आंसर योर क्वेश्चन. एज अप्रोप्रिएट गेम्स खिलाइए एंड प्रेफरेबली गो फॉर ऑफलाइन. ओके, अब मैं सर आपसे कुछ वर्ड्स पूछूंगी, उनको आप डिस्क्राइब करिए जो हमारी नॉर्मल व्यूअर्स हैं उनके लिए. ऑटिज्म एक वर्ड होता है. हाँ, ऑटिज्म एक वर्ड होता है, और अभी ये थोड़ा पिछले 6-7 साल से ज्यादा, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए आई विल जस्ट गिव यू द वर्ड्स एंड पास ऑन, क्या आप उन पे एक्सप्लेन करें. ये पिछले 6-7 साल में ज्यादा अवेयरनेस में आया, मैं कहूँगा इसके लिए. एंड इसमें यूजुअली बच्चा 1.5-2 साल तक सही रहता है, एंड देन बोलना बंद करता है, कॉन्टैक्ट कम कर देता है, बुलाने पर जवाब देना कम कर देता है, एंड इम्पल्सिव हो जाता है. आपने कोई बात नहीं मानी तो रोने ज्यादा लगता है, या नए लोगों के बीच में मिंगल नहीं करता, नई सराउंडिंग्स में परेशान ज्यादा होता है. तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है. लोगों ने इसमें काफी हद तक खुद को ब्लेम किया, क्योंकि कोविड में माँ बाप ने बच्चों के साथ समय स्पेंड किया तो उन्होंने पाया बच्चा नॉर्मल नहीं है, एंड वहां से उन्होंने देखना शुरू किया कि हमने शायद फोन ज्यादा दिया इसलिए बच्चे को प्रॉब्लम हुई. तो फोन से ये प्रॉब्लम होती नहीं है, बट फोन से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. सो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है. एक सही इलाज से ये चीज बहुत इजीली मैनेजेबल, कंट्रोलेबल हो सकती है. सेकंड वर्ड है सर ADHD. तो इसको मैं तो ऑब्वियसली इतना आई एम नॉट टू मच नॉलेजेबल अबाउट दिस, तो आपसे चाहूंगी कि व्यूअर्स को बताइए. ADHD इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अटेंशन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें बच्चा किसी भी एक चीज पे अटेंशन नहीं देता है और हाइपर एक्टिव होता है. तो ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. इसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होता है कि जैसे बच्चे के पैर में मोटर लगी है, रुकता ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह. आपने रोका तो 1 सेकंड के लिए रुका, या आपने डांटा तो 1 सेकंड के लिए रुक गया. देन अगेन वो कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता है, दिमाग में कुछ चलता है. एग्जैक्टली. एंड कुछ ना कुछ उसे चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तोड़फोड़ चल रही है, इधर से उधर भागना, चढ़ना, कूदना, चोट लग जाना, ये सब चलता रहता है. तो इसको हम ADHD कहते हैं. ये बच्चे के लिए जितना डिफिकल्ट होता है, आई थिंक उससे ज्यादा डिफिकल्ट ये मदर के लिए होता है टू हैंडल हाइपर एक्टिव चाइल्ड थ्रू आउट द डे. बहुत डिफिकल्ट होता है. देखने में आसान लगता है सुनने में, बट जब आप कुछ समय स्पेंड करोगे उस माँ के साथ, तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगी कि व्हाट इज हैपनिंग. अगेन ये जो दोनों चीजें आपने मुझसे पूछी हैं, ऑटिज्म और हाइपर ADHD, दोनों ही इजीली कंट्रोलेबल हैं, इजीली मैनेजेबल हैं, और आसानी से दोनों का ट्रीटमेंट हो जाता है. वी जस्ट नीड राइट ट्रीटमेंट एंड राइट थेरेपी. सर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, एट द अर्लीस्ट उसको कई बार दौरे आ जाते हैं, राइट? उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, और उससे बचने के लिए क्या हमारे पास? जन्म के समय के दौरे के कुछ बड़े फिक्स से कारण होते हैं. मोस्ट कॉमनली जन्म के समय ना रोना, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था. दूसरा शुगर या कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसमें माँ में भी इन सब चीजों की डेफिशिएंसी का बड़ा रोल होता है. या डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का सर फंस जाना, गंदा पानी पेट में छूट जाना, ये सब कॉमन कारण होते हैं. जरूरी क्यों है? अगर हमने न्यूनेटल सीजर्स, इनको हम कहते हैं, को अच्छे से मैनेज कर दिया उसी समय पे बहुत ध्यान से, तो आगे जाके बच्चे आपके, जो अभी आपने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था, CP में या और अन्य समस्याओं में कन्वर्ट नहीं होते. और इनकी कई बार एपिलेप्सीज जो होती हैं, न्यूनेटल दौरे
जो अभी आप पूछ रही हैं वो भी लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि हम ब्रेन डैमेज मिनिमाइज करते हैं, तो ऐसा बच्चा कई बार एक नॉर्मल बच्चे की तरह भी ग्रो कर जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी बच्चे को जन्म के समय नहीं रोया है, किसी प्रकार की दिक्कत हुई है, डू मेक श्योर टू मीट अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड अंडरस्टैंड कि अभी से अर्ली स्टेप्स पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे जाके हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा बेटा है 10 इयर्स का सर, तो अब वो अबव 10 जाने वाला है ऑब्वियसली। एक बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पॉडकास्टर एक वर्ड दिमाग में आता है पीयर प्रेशर, जो कई बार हमको भी होता है या बच्चों को एक पीयर प्रेशर हम देते भी हैं एज अ पेरेंट, पढ़ाई को रिलेटेड, या तो वो पीयर प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, या क्या हो सकता है कि दे ही ना बेस्ट ऑप्शन? पीयर प्रेशर हर एज पे होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, एवरीबॉडी फेसेस पीयर प्रेशर, सबके दोस्त होते हैं, दोस्त है तो प्रेशर है किसी न किसी चीज का। अंतर सिर्फ ये है कि हमें उसे हैंडल करना आता है। एक 10 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को या 9 साल के बच्चे को हैंडल करना नहीं आता। वो चाइल्डहुड डिप्रेशन भी आप एक एंटिटी सुनती है, बच्चों में डिप्रेशन पहले तो कभी सुनते ही नहीं थे इस तरीके की चीज, बट अब ये भी चीजें निकलने लगी एंड एक अननेसेसरी प्रेशर होता है बच्चे पे कि उसे भी वही करना है जो दूसरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हाई फाई स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ता है और दूसरों के पास आईपैड है, तो भले ही आपके बच्चे को काम है कि नहीं, बट उसे बताने के लिए कि आई एम इक्वल टू यू, मुझे आईपैड चाहिए, वो एक काइंड ऑफ पीयर प्रेशर है। या सब लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसे भी इच्छा है या नहीं है, लेकिन इसलिए जाना है कि सब जा रहे हैं तो मुझे वो काम करना है, भले ही अपनी सिचुएशंस अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, तो वो पीयर प्रेशर है। अब पीयर प्रेशर सिर्फ आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है, कई बार इट रिजल्ट्स इन बच्चे को स्ट्रेस होने लग जाता है, बच्चे को इवेंचुअली हेडेक माइग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है सराउंडिंग से, बहुत शांत रहने लग जाता है बहुत परेशान होके, या गलत तरीके के दोस्त चुनने लग जाता है पीयर प्रेशर को सॉल्व करने के लिए, अपने सेल्फ इमेज बूस्टिंग के लिए। तो इस चीज को हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाएं कि पीयर प्रेशर को हैंडल कैसे करना है एंड हाउ नॉट टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद, जिनको हम सतही चीजें कहते हैं कि शोबाजी से नहीं एसोसिएट होना है। तो ये 10 से 12-13 साल के बच्चे होते हैं, इनके लिए बहुत मैटर करता है कि किसी के पास कौन सी गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी कौन सी है, किसी के पास आईपैड है तो मेरे पास आईपैड है कि नहीं, है कोई कहाँ घूमने गया तो मैं वहां गया कि नहीं। पर ये तो बड़ों में भी होता है, बट हम उसे हैंडल करना जानते हैं कि ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी डोंट हैव, तो हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। बच्चा नहीं कर पाता, उसको लगता है मेरे माँ बाप है तो वो दुनिया में हर चीज मेरे लिए पॉसिबल कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। तो कई बार बच्चों के साथ बैठ के बात करना इस चीज में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी क्या चीज करने की कितनी सीमा है और क्या चीज सही है या नहीं। क्योंकि बच्चे कोई का आंसर वाले हो जाते हैं, लाइक आप तो कर नहीं रहे हैं पेरेंट्स, और मम्मा पापा तो दे रहे हैं। एग्जैक्टली, सो बच्चे को रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है कि भाई एवरी हाउस होल्ड इज डिफरेंट, एवरीबडी सिचुएशन इज डिफरेंट, और आपको ये चीज समझनी होगी कि हर व्यक्ति बराबर नहीं होता। और दूसरा ये भी समझाना चाहिए कि इसका कोई अंत नहीं है, आज एक चीज है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। सर जैसे बुंदेली स्पिरिट में अवेयरनेस के लिए हमने क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे पुट अप किए जो शर्म से आगे जाके होते हैं, राइट? जैसे पीरियड्स हो गया, लाइक अब प्रेगनेंसी हो गई। तो एक क्वेश्चन है जो फादर्स के लिए है मेरे पास, कि रोल ऑफ अ फादर इन अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि मदर तो रेगुलरली है साथ में, रोल ऑफ अ फादर क्या होता है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये एक कोई शर्म का विषय नहीं है, बट लोग इस पे बात करना नहीं चाहते, क्योंकि बात करेंगे तो फिर काम करना पड़ जाएगा। आप बहुत कॉमनली पब्लिक गैदरिंग्स में जाते होंगे, सुनते होंगे ना बड़े प्राउड फादर्स, मैं आज तक अपने बच्चे की पीटीएम में नहीं गया। आई डोंट नो व्हाट इज देयर टू बी सो प्राउड अबाउट इट। बच्चा आप दोनों का है, दोनों का एक रूल है, दोनों का एक रोल है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, बट ये रोल पूरा हम समहाउ मदर्स पर डाल देते हैं। भले ही मदर भी वर्किंग हो, बट समहाउ ये जिम्मेदारी हम पूरी माओ पे छोड़ देते हैं। बच्चा है तो इट इज योर जॉब, किचन है तो इट इज योर जॉब। ऊपर वाले ने दो लोगों के साथ बच्चा इसलिए दिया है क्योंकि उसको दोनों का रोल चाहिए। फादर्स यस इक्वल, और अगर फादर इज वेरी बिजी तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं हो तो कंप्लीटली बच्चे की लाइफ से खुद को एब्सेंट भी नहीं करना है। और ये मैं सच में बहुत फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ, मैं कभी किसी पीटीएम में नहीं जाता। मुझे ये सुन के बड़ा दुख होता है कि इसमें खुशी की बात क्या है। 3 महीने में एक बार होती है, आपको जाना चाहिए। आई थिंक इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले तो फादर्स प्लीज आप अपने बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीट में अवश्य जाएं स्कूल। आपको अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, अच्छी भी होंगी, अच्छी ही होंगी, आई एम श्योर। ज्यादातर अच्छा लगेगा आपको सुन के। कोई पीटीएम हर सैटरडे नहीं होती, 3 महीने या 4 महीने में एक बार स्कूल में होती है, जरूर जाना शुरू करें। दूसरा, बच्चे के साथ डेली कुछ समय स्पेंड करें। ऑफिस का काम खत्म हो गया, घर आ गए, तो रादर देन कि मैं बच्चा नहीं देखता यार, मुझे तो ये भी नहीं पता है मेरा बच्चा कौन से क्लास में, ये सब लाइन्स में सुनता हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली।
यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन योर चाइल्ड। अदरवाइज यही बच्चा अगर कल बड़ा होके कहेगा मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप क्या करना है, आई डोंट नो, तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। या बच्चा बड़ा होके कहे मैं अपने फादर को कभी डॉक्टर को दिखाने नहीं गया चेकअप कराने, प्राउडली बोले, इक्वलेंट टू कि जो आप पीटीएम में नहीं जाते, जैसे आपको पीटीएम में 3-4 महीने में एक बार जाना है, मे भी बच्चे को आपको दिखाने 4 महीने में एक बार जाना है, वो कहे मैं अपनी मदर को दिखाने जाता हूँ, फादर को दिखाने में कभी नहीं जाता, शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा सुन के। इसके बारे में सोचिएगा जरूर कि यही सवाल जब बड़ा होके हमें कोई देगा तब हम उसे क्या बोलेंगे। तो अपने बच्चे की लाइफ का पार्ट बने और उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाए, दोनों लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसका आंसर दिया। हो सकता है मेरे व्यूअर्स को पसंद आए एंड ऑफ कोर्स ये आगे मैसेज बहुत लोगों तक जितना ज्यादा पहुंचाएंगे, एंड आई होप वो इस पे कुछ करें। एग्जैक्टली, स्पेशली मेल व्यूअर्स। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है सर, इससे रिलेटेड हमारे सेंटर्स हैं, राइट? ऑटिज्म है हमारे, या बहुत से इस मींस बेसिकली न्यूरोलॉजी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं इसके सेंटर्स हैं, राइट? तो झांसी में हमारा एक ही सेंटर्स, यू मीन थेरेपी सेंटर्स? थेरेपी सेंटर्स में सबसे पहले एक एडवाइस लेकर ही जाएंगे किस तरीके की थेरेपी आपको चाहिए। मैं आपको बेसिकली ये बता सकता हूँ कि व्हाट यू शुड, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर झांसी, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल है कि किस तरीके का थेरेपी सेंटर आपको चूज करना चाहिए। सबसे पहले क्वालिफाइड लोग होने चाहिए थेरेपी सेंटर में। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि किसी ने किसी के साथ 3 महीना काम किया और खुद को एक थेरेपिस्ट बोलने लगे। तो ऑलवेज चेक कि लोगों के पास प्रॉपर डिग्री है या नहीं है उस चीज की, वो उस चीज को करने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, या सिर्फ कहने के लिए कि मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ, ये चीज हमें अवॉइड करनी है। क्योंकि थेरेपी सेंटर जैसे स्पीड से खुल रहे हैं, हाँ, क्योंकि रैंडमली है तो हाँ, तो कोई भी खोल रहा है, सो यस यू नीड टू फाइंड आउट कि वो थेरेपी सेंटर में वेल इक्विप्ड लोग हैं कि नहीं, और सभी लोग अंडर वन रूफ होने चाहिए। ये नहीं कि आपको एक थेरेपी यहाँ करनी है, देन दूसरे के लिए दूसरे से सो कॉल्ड टाई अप है वहां जाइए। दूसरा, वहां पे प्रॉपर असेसमेंट्स होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क होना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, और उसको करने के लिए एक सही व्यक्ति होना चाहिए। खाली इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि इसका पैकेज सस्ता, उसका पैकेज सस्ता, राइट पैकेज चुनिए, ऑब्वियसली यू राइट प्लेस चुनिए, आपको हर चीज इजी हो जाएगी और बेहतरीन इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को। सर, आप कानपुर में बच्चों को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो अभी तक आपने विजुअलाइज किया एंड जिसपे हमें और काम करना चाहिए इन झांसी? झांसी में मैंने आना शुरू इसलिए किया था बिकॉज झांसी के बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास कानपुर में आते थे दिखाने, एंड मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यहाँ अवेयरनेस जो है चीजों की नहीं है, और इलाज चल तो रहा है बट कुछ तो भी चल रहा है, एंड समटाइम्स तो पेरेंट्स का खुद ही से इलाज चल रहा है या पड़ोसियों की बात सुन के इलाज चल रहा है। तो जब बहुत बार मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि नहीं एटलीस्ट फॉर वंस इन फ्यू मंथ्स यू कम, तो मैं आया, मैंने यहाँ देखा सबसे पहले आके कि ऑटिज्म के बच्चे जो यहाँ मुझे मिले, जो मैंने कानपुर में भी 8 साल पहले प्रॉब्लम फेस करी थी, वो ये थी कि उनमें अवेयरनेस नहीं थी कि ऑटिज्म है, दे वर जस्ट डिस्कार्डेड कि ये मंदबुद्धि बच्चा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, से ले जाओ। एक पेरेंट को तो यहाँ तक भी बोला गया था कि इसको बांध के रखो बच्चे को। सो अभी दे आर डूइंग वेरी वेल, और वो पेरेंट्स अक्सर तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू ही आते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बच्चे में ये होगा चेंजेस। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि यहाँ एक अवेयरनेस फैले कि हर चीज अनट्रीटेबल नहीं होती, बहुत चीजों में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आता है अगर हम उस बच्चे पे, उसके पेरेंट्स पे मेहनत करें तो सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने आंसर किए, और आशा करते हैं कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे और उनसे आगे पहुंचे, जिससे कि जो एग्जैक्टली अगर एक बच्चे तक भी ये क्योर पहुंचता है तो हमारा ये मींस शो फिर हमारे लिए एक वर्थ इट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन पे हम बात नहीं करते, या एक अवेयरनेस वर्ड, अभी भी एक अवेयरनेस है बट लोग नहीं आते हैं। तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गांव के लोग भी हैं, एक नॉर्मल बी टाउन है, तो नॉर्मल एज मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, बट कई बार डॉक्टर पे विजिट करने में शर्म भी होती है कि इस चीज के लिए हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं। तो उसके लिए थैंक यू सर, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी, एंड आप लोग के लिए ये बहुत स्पेशल है। इन चीजों पे कोई बात नहीं करता है, बट अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जरूर दिखाइए, आप डॉक्टर्स की जरूर हेल्प लीजिए, एंड मे बी आपका बच्चा क्योर हो जाए। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेडिकल टॉपिक्स बहुत हॉट टॉपिक्स नहीं होते, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं होते, बट आपने ये टॉपिक चुना और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने रिसर्च करके मुझसे पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक आई थिंक मे बी आपने शायद कुछ लोगों से बात की होगी किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ पॉडकास्ट वी नीड, जिससे एक रादर देन जस्ट ट्रेंडिंग चीजें हम करने के बजाय ऑफ बीट टॉपिक पे आप गई, और आपने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस
पुट अप करे जो लोग आमतौर पे नहीं पूछते या जिनके बारे में सुनना नहीं चाहते। एंड आई एम श्योर ये फादर्स वाला टॉपिक तो आपने कुछ शायद लोगों की एक नब्ज पे हाथ ही रख दिया है। एंड बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इस दिशा में भी ध्यान दे रहा है। एंड आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स लोगों से पुट अप करती रहें एंड अवेयरनेस स्प्रेड करती रहें। सो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत काम का हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।